नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले हम लेकर आए हैं आपके लिए दिन भर की 8 मुख्य खबरें। तो चलो शुरू करते हैं आज की पहली मुख्य खबर। पीएम मोदी के लिए एयरफोर्स वन की तर्ज पर तैनात हुआ एयर इंडिया वन, जाने खासियत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नया वीवीआईपी बोइंग विमान एयर इंडिया वन आ रहा है। यह अगले हफ्ते ही दिल्ली में लैंड करेगा। सरकार ने 2 चौड़ी बॉडी वाले खास तौर से डिजाइन किए गए बोइंग 777 से 300 ER विमान ऑर्डर किए हैं। इनमें से एक पीएम मोदी के लिए तो दूसरा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जैसा अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा इस्तेमाल होने वाले एयरफोर्स वन विमान की तर्ज पर भारत के लिए वीवीआईपी एयरक्राफ्ट एयर इंडिया वन तैयार किया गया है। इन दोनों विमानों की ओर से अमेरिका में खास साज सज्जा की जा रही है। इनके आने के बाद एयर इंडिया वीवीआईपी बेड़े से 25 साल के पुराने बोइंग 747 विमान हटा लिए जाएंगे। ये दोनों विमान भारतीय वायुसेना के पायलटों द्वारा चलाए जाएंगे। क्या है इस विमान की खासियत? एयर इंडिया वन एडवांस का सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है। ये विमान एक तरह से पूर्ण हवाई कमान केंद्र की तरह काम करते हैं, जिनके आधुनिक ऑडियो वीडियो संचार को टैप या हैक नहीं किया जा सकता है। दोनों विमान एक तरह से मजबूत हवाई किले की तरह है। 8,458 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस विमान का अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम सेल्फ प्रोटेक्शन सूट है, जो दुश्मन देश को रडार फ्रीक्वेंसी को जाम कर सकते हैं। इस विमान के अंदर कॉन्फ्रेंस रूम, वीवीआईपी यात्रियों के लिए एक कैबिन, एक मेडिकल सेंटर और साथ ही साथ अन्य गणमान्य व्यक्तियों स्टाफ के लिए सीटें होगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई की, NCLT ने दी इजाजत। SBI के 1200 करोड़ के कर्ज का मामला। तो दोस्तों अनिल अंबानी की मुश्किल और बढ़ गई है। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया की कार्रवाई आगे बढ़ाने की इजाजत दे दी है। भारतीय स्टेट बैंक का 1200 करोड़ रुपए का कर्ज ना चुका पाने की वजह से उनके खिलाफ यह आदेश आया है। क्या है मामला? मतलब यह है कि स्टेट बैंक ने साल 2016 अनिल अंबानी की नेतृत्व वाली कंपनियों रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस इंफ्राटेल को यह कर्ज दिए थे। अनिल अंबानी ने इन कर्जों के लिए 1200 करोड़ रुपए की पर्सनल गारंटी दी थी। अब दोनों कंपनियां बंद हो गई है। इसकी वजह से CBI की मुंबई NCLT में अपील करनी पड़ी। बैंक ने मांग की है कि दिवालिया कानून के मुताबिक अनिल अंबानी से यह रकम वसूली की इजाज़त दी जाए, क्योंकि उन्होंने इस लोन की पर्सनल गारंटी दी थी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। व्हाट्सएप कॉल पर पत्नी को दिया 3 तलाक, 19 सेकंड में बिखरा 19 साल का रिश्ता। भोपाल में एक महिला की 19 साल की शादीशुदा जिंदगी महज एक व्हाट्सएप कॉल से 19 सेकंड में तबाह हो गई। हजारों किलोमीटर दूर बैठे पति ने पीड़िता को व्हाट्सएप कॉल पर कह दिया तलाक तलाक तलाक। 40 साल की पीड़िता महिला सामान्य गरीब तबके से नहीं बल्कि काफ़ी पढ़ी लिखी और NRI है। उसने बताया कि कैसे 3 तलाक से उसका घर लाखों कोशिशों के बावजूद भी बिखर गया। भोपाल की इस तलाक पीड़िता की तकलीफें तो 19 साल पहले शादी के बाद से ही पति की डिमांड से चुभने लगी थी। पिता का साया तो शादी के पहले ही सिर से उठ चुका था, तो शादी के बाद पति की फरमाइशें पूरी करने की जिम्मेदारी महिला के और भाई के कंधों पर रही। उसके बाद भी पति की फरमाइशें इतनी बड़ी हो गई कि वक्त के साथ भाई भी आर्थिक तौर पर बहन का रिश्ता टूटने से बचा नहीं पाया। महिला के पति फैज़ आलम बेंगलुरु में एक होटल मैनेजर थे, वो भी NRI भी है। महिला के 13 और 5 साल के 2 बच्चे हैं, जो पति के साथ बेंगलुरु में है। महिला का आरोप है कि पति ने उसे घर से निकाल दिया और 31 जुलाई को भाई के मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल पर तलाक दे दिया। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। ऑनलाइन नॉमिनेशन, ग्लव्स पहनकर वोटिंग, ऐसे होंगे इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव। कोरोना संकट के बीच बिहार चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की है। इन गाइडलाइन के तहत चुनाव आयोग ने बताया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे। साथ ही चुनाव के दौरान कोरोना से बचाव के लिए कई नियमों का पालन भी करना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोगों ने गाइडलाइन जारी कर बताया है कि इस बार उम्मीदवार सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। वहीं ऐसा पहली बार होगा जब चुनाव में कोई उम्मीदवार सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा करेगा। इसके अलावा उम्मीदवारों को नामांकन भी ऑनलाइन ही दाखिल करना होगा। वहीं चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए उम्मीदवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग साथ जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि गृह मंत्रालय के निर्देशकों के मुताबिक
ही सार्वजनिक सभाएं और रोड शो की अनुमति होगी। चुनाव आयोगों ने इलेक्शन के दौरान कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए सावधानियां बरतने की भी बात कही है। गाइडलाइन में कहा गया है कि फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, ग्लव्स, पीपीई किट्स का इस्तेमाल चुनाव की प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। नीट जी में 99.07% छात्रों को दिए गए उनके फर्स्ट चॉइस सेंटर। सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जी की परीक्षाओं को आयोजन करने की अनुमति दे दी है। ऐसे में जी परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर तक आयोजित की जानी है। वहीं नीट परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित होगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। बता दें अब तक कुल 8,58,273 उम्मीदवार में 6,49,223 उम्मीदवारों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं। इसमें से 99.07% उम्मीदवारों को उनकी पसंद के फर्स्ट चॉइस सेंटर दिए गए हैं। केवल 120 उम्मीदवारों ने परीक्षा केंद्र शहरों में बदलाव के लिए अनुरोध किया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। दिल्ली में खुलेंगे होटल और साप्ताहिक बाजार, डीडीएमए ने जारी किए आदेश। दिल्ली में होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खोलने को लेकर सरकार और उपराज्यपाल में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होटल और साप्ताहिक बाजार खुलने का रास्ता अब साफ हो गया है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने होटल खोलने के संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश दिल्ली में हर इलाके में स्थित होटलों पर लागू होगा। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में पड़ने वाले होटलों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। सभी होटलों को केंद्र सरकार की ओर से दिए जा रहे दिशा निर्देश और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करना होगा। साथ ही साप्ताहिक बाजार को भी ट्रायल बेसिस पर खोलने की अनुमति दी गई है। साप्ताहिक बाजार 24 से 30 अगस्त के बीच ट्रायल बेसिस पर खोले जाएंगे। हर नगर निगम के प्रत्येक जोन में हर दिन एक साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति होगी। 30 अगस्त के बाद स्थिति का मूल्यांकन कर साप्ताहिक बाजार खोलने या बंद करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। मतलब यह है कि डीडीएमए की 19 अगस्त को हुई बैठक में होटल के साथ ही ट्रायल बेसिस पर साप्ताहिक बाजार खोलने का निर्णय लिया गया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। कैसे टूटा सुशांत के कमरे का लॉक, सीटिंग ऑपरेशन में चाबी वाले ने किया खुलासा। सुशांत सिंह राजपूत केस में आज तक ने अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने सुशांत केस में एक बड़ा सीटिंग ऑपरेशन किया है। जिस चाबी वाले ने सुशांत का कमरा खोला था उसने आज तक पर कई खुलासे किए हैं। 14 जुलाई 2020 को सुशांत सिंह के घर के कमरे का ताला तोड़ने वाले शख्स ने आज तक पर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। मोहम्मद रफ़ी ने बताया कि उसे उस दिन फ़ोन करके बुलाया गया था। मोहम्मद रफ़ी शेख ने कहा, लॉक तोड़ा। लॉक तोड़ने के बाद जैसे ही दरवाज़ा खुला उन लोगों ने मुझे कुछ देखने ही नहीं दिया, कुछ भी दिखा नहीं। जैसे ही दरवाज़ा खुला वो लोग बोले कि आप चले जाओ। रिपोर्टर ने कहा, किसने बोला कि आप चले जाओ? तो मोहम्मद रफ़ी शेख ने कहा, उधर 4 जने थे, 3-4 जने थे, उन लोगों का नाम नहीं पता मेरे को। तो रिपोर्टर ने कहा, वो लोग घबराए हुए लग रहे थे। तो मोहम्मद रफ़ी ने कहा, नहीं घबराए हुए तो नहीं लग रहे थे, मुझे तो पता भी नहीं था कि अंदर क्या है। तो रिपोर्टर ने कहा, कितने बजे की बात है? मोहम्मद रफ़ी शेख ने कहा, 1:30-2 बजे की बात है। तो रिपोर्टर ने कहा, कितने पैसे दिए उन्होंने? तो मोहम्मद रफ़ी शेख ने बताया, मैंने उनको बोला था कि ये कंप्यूटराइज की वाला लॉक है, वो टफ रहता है, इसका 1500 से 2000 तक का खर्चा आता है। वो बोले चलेगा, पैसे की टेंशन नहीं है। रफ़ी ने बताया कि दूसरी बार मुंबई पुलिस का फ़ोन आया। रफ़ी को समझ नहीं आया कि पुलिस उनको वापस क्यों बुला रही है। तो रिपोर्टर ने पूछा, आप 2 बार गए? मोहम्मद रफ़ी शेख ने बताया, हाँ मैं 2 बार गया। रिपोर्टर ने कहा, पहली बार में आपने क्या देखा? मोहम्मद रफ़ी शेख ने बताया, पहली बार तो मैं लॉक खोलने आया, उन लोगों ने कॉल किया मेरे को, मैं गया, यहाँ से लॉक तोड़ा, जैसे खोला उन लोगों ने दिखाया नहीं मेरे को, वो बोले जाओ, मैं सामान लेकर वापस आ गया। फिर 1 घंटे के बाद कॉल आया पुलिस का कि आप जिधर लॉक तोड़ कर गए हैं आप वापस आ जाओ। मैं फिर वापस आ गया। तो रिपोर्टर ने पूछा, जब आपको पहली बार ताला तोड़ने के लिए बुलाया गया था तब आपको पता था कि वो सुशांत सिंह का फ्लैट है? मोहम्मद रफ़ी शेख ने कहा, नहीं पता था मुझे, जब मुझे सेकंड टाइम कॉल आया तब मुझे मालूम पड़ा। तो दोस्तों देखते हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस में और क्या क्या खुलासे होते हैं।
तो दोस्तों चलते हैं आज की अगली और आखिरी मुख्य खबर की। रोहित शर्मा समेत 5 का खेल रत्न पक्का, साक्षी मीराबाई को अर्जुन पुरस्कार नहीं। खेल मंत्रालय ने शुक्रवार को पूर्व में खेल रत्न हासिल करने वाली साक्षी मलिक और मीराबाई चानू को अर्जुन पुरस्कार नहीं देने का फैसला किया, जिससे इस साल यह पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों की संख्या 27 रह गई है। खेल मंत्रालय ने हालांकि देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न के लिए जिन 5 खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश की गई थी, उन्हें स्वीकार कर लिया है। पिछले सप्ताह न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा की अगुवाई वाली चयन समिति ने अर्जुन पुरस्कार के लिए 29 खिलाड़ियों के नाम खेल मंत्रालय के पास भेजे थे। इस सूची में रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक और 2017 की विश्व भारोत्तोलन चैंपियन मीराबाई चानू का नाम भी शामिल था, लेकिन इन दोनों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित करने का अंतिम फैसला खेल मंत्री किरण रिजिजू पर छोड़ दिया गया था। असल में इन दोनों खिलाड़ियों को पहले ही देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न मिल चुका था। इन दोनों का नाम सूची में शामिल करने की आलोचना भी हुई थी। इस साल खेल रत्न पाने वाले 5 खिलाड़ियों में स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगवेलु, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल शामिल है। मंत्रालय ने अपनी औपचारिक प्रेस विज्ञप्ति से इसकी पुष्टि की है। तो दोस्तों यह थे आज दिन भर के 8 मुख्य समाचार। तो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद।